My name is मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज दीपांजिता बारिल एंड मेरा आज का टॉपिक है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। पर महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से पहले हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, जो कि है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को 30 अप्रैल 1858 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई और इसे प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहते हैं। जैसे कि इसके वर्डिंग से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रशासन से संबंधित कुछ नए कानून बनाए गए। ठीक है, अब हम इसके कारण की बात कर लेते हैं। तो एक सेकेंड सर, स्लाइड। हाँ, अब हम इसके कारण की बात कर लेते हैं। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यह इसका एक मुख्य एवं तात्कालिक कारण था, क्योंकि जो भारतीय रियासतों के राजा थे, उनका कंपनी के प्रति असंतोष जागृत हुआ था, क्योंकि वे इंडियंस के साथ अत्याचार एवं दुर्व्यवहार करते थे और हमेशा वह ब्रिटिशर्स को आगे रखते थे, जिसकी वजह से जो भारतीय राजा थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया और वे चाहते थे कि भारत पर अब किसी भी तरह का किसी भी कंपनी का शासन ना हो, जो कि इस अधिनियम एवं महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के आने का एक मुख्य कारण था। देन सेकंड है ये कि इंग्लैंड की जो सरकार थी, उसको अब कंपनी से कोई आर्थिक लाभ हो नहीं रहा था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई थी ट्रेड करने के लिए, लेकिन उसने धीरे धीरे क्या किया, जो भारत के राजनीतिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप करने लगी। उसके बाद जो थर्ड है वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि 1784 के पीप्स इंडियन एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जो कि कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन काफी वर्ष बीत गए, फिर भी जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाई, तो भारतीय अधिनियम जो 1858 था, उसके द्वारा कुछ नवीन व्यवस्थाएं इसमें की गई। उसके बाद द्वैध शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते थे वो भारत के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण करते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो व्यापारिक मामलों का नियंत्रण करते थे। लेकिन इनकी जो कार्य करने की जो शैली होती थी वो काफी असुविधाजनक, जटिल और बहुत मुश्किल होती थी। इस वजह से इसके कार्य को करने में बहुत दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से इसको खत्म किया। अब हम इसके प्रोविजंस की बात करेंगे। तो जो इसके महारानी विक्टोरिया के जो प्रोविजंस की बात करते हैं, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके शासन को परमानेंटली समाप्त करके उसे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका पद समाप्त करके उन्हें वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब वायसराय और जो गवर्नर जनरल थे, उन दोनों में डिफरेंसेस ये थे कि जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों का जो प्रशासक के रूप में जो उनका कार्य करते थे, वो गवर्नर जनरल थे, और जो ब्रिटिश जो वायसराय थे, वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते थे। अब हम इसके थर्ड प्रोविजन पे जाते हैं, जो कि भारतीयों के अधिकार, उनकी परंपराओं का सम्मान और न्याय, सद्भावना व धार्मिक सहिष्णुता की नीति के अनुसरण का उन्होंने वादा किया था इसमें। देन भारतीय राजाओं की सुरक्षा और उनके मध्यम वर्ग के विकास हेतु कुछ अवसर उपलब्ध कराए थे। उसके बाद जो भारतीय राजाओं का इसमें सम्मान किया गया था, और जो ब्रिटिशर्स थे उनके क्षेत्रों पर रोक लगाई गई थी। देन बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, उनके अधिकार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, उनके अधिकार को भारत सचिव द्वारा दिया गया, और भारत सचिव ने उस भारतीय परिषद का गठन किया, जिसमें से 15 सदस्यों की नियुक्ति होती थी। उसमें से 7 सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। देन जो 8 सदस्य होते थे, उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। ठीक है, अब इनकी एक शर्त ये थी कि जो भारत में कम से कम जो 10 वर्ष तक रह चुके हों। ठीक है, इसमें जो भारत सचिव एवं जो भारत परिषद होती थी, उसका खर्च जो था वो राजस्व कोष से जाता था, और भारत सचिव के जो कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट होती थी, उसे हमें ब्रिटिश संसद के पास प्रस्तुत करनी होती थी। वायसराय जो थे वो भारत सचिव की
आज्ञा या परमिशन के अलावा कुछ भी कार्य नहीं कर सकते थे। अगर उनको कोई कार्य करना होगा तो उन्हें सबसे पहले भारत सचिव की परमिशन लेनी होती थी। अब हम बात करते हैं महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की, जो कि 1 नवंबर 1858 को आया और वो इलाहाबाद के भिक्टो पार्क पर लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे, देन अंतिम गवर्नर जनरल थे, और इन्हें महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रस्तावित किया था। ठीक है, अब हम इसकी महारानी विक्टोरिया की घोषणाओं के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी घोषणा दी थी, पर उनके 3 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। मतलब कि जो भारतीय थे, जो इंडियंस थे और जो ब्रिटिशर्स थे, उन दोनों को एक ही नजर से देखा जाएगा और एक समान माना जाएगा। दूसरा, जो भारतीयों को लोक सेवाओं की परीक्षा में उनकी शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती किए जाने का आश्वासन भी दिया गया, क्योंकि ये दोनों अब इक्वल थे जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया तब। और थर्ड था, इसमें भारत के लोगों के भौतिक एवं नैतिक उन्नति के प्रयास भी किए गए। ठीक है, अब इसमें और भी उन्होंने प्रोविजंस दिए थे, जैसे कि भारतीयों के धार्मिक कार्यों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर भारतीय राजाओं ने जो कंपनी के साथ पहले समझौते किए थे, उन्हें ब्रिटिश सरकार अब जो फ्यूचर में है उसी तरह उन्हें स्वीकार करेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। जो भारतीय राजा थे, जो भारतीय नरेश थे, उन्हें चाइल्ड अडॉप्ट करने का अधिकार भी दिया गया इसमें। और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें जो सैनिकों ने भाग लिया था, जो इंडियन सैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिशर सैनिकों को मारा था, तो उनके लिए जो उन्हें कारागार या जेल में जो सजा दी गई थी, उस सैनिकों को अब परमानेंटली रिहा कर दिया गया और क्षमा कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के महत्व की। तो भारत में नई नीति की नींव डाली गई, जो कि 1917 ईस्वी तक भारतीय संविधान का मुख्य आधार बनी। मतलब इस घोषणा पत्र के आने के बाद जो भारतीयों में नई नींव का संचार हुआ, जो कि 1917 ईस्वी तक भारतीय संविधान का आधार बनी। इसमें दूसरा महत्व ये है कि भारतीयों में नई आशा का संचार हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो पहले का जो कानून था, उस हिसाब से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानते थे और इंडियंस को इंफीरियर मानते थे, और इंडियंस के लिए उन्नति के कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाते थे। पर इस घोषणा पत्र के आने के बाद उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया गया। ठीक है, देन थर्ड है, इस घोषणा पत्र के आने के पहले जो भारतीयों के साथ छल पूर्वक अधिकार छीन लिए जाते थे, उस नीति को भी इसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम इसके मेरिट्स की बात करते हैं। तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो 1784 का पीट्स इंडियन एक्ट था, उसे परमानेंटली समाप्त कर दिया गया। देन जो द्वैत शासन प्रणाली थी, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंक्लूड किया गया था, उसको भी परमानेंटली खत्म कर दिया गया। और डलहौजी की जो राज्य हड़प्पा नीति थी, उसे भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब हम इसके डिमेरिट्स की बात करेंगे। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रशासन में भारतीयों को भागीदार नहीं बनाया गया। इसमें जितने भी लोग थे वो सारे ब्रिटिशर्स ही थे, इंडियंस को इसमें किसी भी तरह का कोई रोल नहीं दिया गया इसमें प्रशासन में। ठीक है, उसके बाद भारत सचिव और परिषद का जो खर्च होता था वो राजस्व कोष से लिया जाने लगा। ठीक है, भारत सचिव को अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे। जो भारत के सचिव थे उनको वायसराय के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए, जिसमें वायसराय और भारत सचिव में हमेशा झगड़े होने लगे। ठीक है, इंग्लैंड संसद भारत सचिव पर इंग्लैंड की जो संसद थी वो भारत सचिव पर पूर्णतः विश्वास करती थी और इंडियंस के जो भी मामले होते थे उनमें रुचि नहीं लेती थी। ठीक है, देन हम निष्कर्ष की बात करते हैं। तो जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था, उसमें 1857 का जो विद्रोह था वो एक बहुत बड़ा रीजन था, जिसमें भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उनके साथ किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी या भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उनके जो अधिकार, उनकी प्रतिष्ठा का एवं सम्मान है, जो उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र हैं, उन्हें प्रॉपर दिए जाएंगे। उनके किसी भी तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रह गई, वो एक शॉर्ट टाइमिंग के लिए आई थी और मतलब अल्पकालिक थी,
और दीर्घकालिक नहीं थी। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स फिर से अपने हितों की पूर्ति करने लगे एंड जो रवैया पहले चलता था वही का वही स्टार्ट हो गया। सर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सर। आई एम गायत्री महाना। गुड मॉर्निंग, मैं गायत्री महाना। आज आपके सामने खिलाफत मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये दोनों जो मूवमेंट थे, इन दोनों मूवमेंट को गांधी जी ने मर्ज करके इंडिया में लॉन्च करा था। ये गांधी जी ने इसलिए दोनों चीजों को एक साथ मर्ज करा था क्योंकि इन दोनों इशू में वो लोग कॉमन प्रोग्राम था और ये लोग सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बना सकते थे, जिसके वजह से जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोग प्लान भी कर सकते थे। जो खिलाफत मूवमेंट था ये अलग ही इशू था। ये इशू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जिसमें अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर के बीच में जब वॉर हुई थी, जो अलाइड पावर थे उन्होंने ये बैटल जीत लिया था, जिसके वजह से उन्होंने हार्श रिस्ट्रिक्शन लगा लिए थे एशियन कंट्री को कैप्चर करने में, जिसमें उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को ट्रीटी ऑफ सर्वे के थ्रू ये लोग चाह रहे थे कि इस दोनों टर्की को डिवाइड कर दे दो इक्वल पार्ट्स में। जो ऑटोमन एम्पायर था उनके बारे में पहले पढ़ते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर टर्कीज के जो ट्राइब्स थे उन्होंने फाउंड करा था 12th सेंचुरी में। ये पूरी जो एम्पायर है बहुत पावरफुल रही 14th और 15th और 16th सेंचुरी तक, बट यहाँ 19th सेंचुरी तक आते आते ये पूरी तरह खत्म ही हो गई। इन ऑटोमन एम्पायर में उनका एक सुल्तान होता है जिसको खलीफ बोलते हैं। जब ये ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करने की बात रखी तो इन्होंने जो मुस्लिम की जो रिलीजियस प्लेसेस थी उसको ज्यादातर उन्होंने फोकस करा उनको कैप्चर करने के लिए, जिसमें उन्होंने खलीफ को रिमूव करने की बहुत कोशिश करी, जिसके वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। मतलब वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा एंग्री हो गई अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इसके वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया मुस्लिम लीडर्स ने। ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है, उनका पूरा एरिया एम्पायर जो स्प्रेड था उस टाइम पे। और अभी ये इंडिया में कैसे आया? इंडिया में वैसे भी जलियांवाला बाग और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसके वजह से जो इंडियन पीपल्स थे वो वैसे ही एंग्री थे। उस टाइम पे जब खिलाफत मूवमेंट जब अराइज हुआ तो ये बहुत ज्यादा उस टाइम चलने लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी लोग बहुत ज्यादा एंग्री होने लग गए। तो जून 1920 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हुई, जिसमें उन्होंने तय करा कि जो ब्रिटिशर्स के स्कूल्स कॉलेज लॉ कोर्ट्स हैं उसको बॉयकॉट कर देंगे। और इस प्रोग्राम में गांधी जी ने उनकी लीडरशिप रखी। अगस्त 1920 में इन्होंने खलीफत मूवमेंट स्टार्ट करा, कैंपेन ऑफ नॉन कॉपरेशन, एंड द मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड। मतलब ये अब चालू हो गया। इसमें इनका साथ दिया अली ब्रदर्स ने गांधी जी का, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली और भी बहुत सारे लीडर्स थे, जिसमें अबुल कलाम आजाद भी थे। इन्होंने ये नेशन मूवमेंट बहुत बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हुई। इस मूवमेंट के दौरान इंडिया में बहुत सारे नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस भी बिल्ट हुए, जिसमें जामिया मिलाई और काशी विद्यापीठ भी और बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स डेवलप हुए। इसमें इन्होंने और पॉइंट्स, लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी बंद कर दी, और जो फॉरेन गुड्स थे उनको बर्न कर दिया, उसको ज्यादा पब्लिसिटी हुई नहीं। और जो फॉरेन लिकर्स एंड शॉप्स थे उसको भी पूरी तरह बंद कर दिया। इसमें इन्होंने कांग्रेस ने भी बहुत सारे वॉलंटियर क्रॉप्स भी इमर्ज लोकल कांग्रेस बॉडीज आस्क्ड टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडिएंट। इस वजह से सिविल डिसोबीडिएंट की भी शुरुआत होने लग गई थी, मतलब गांधी जी के माइंड में आने लग गया था। इनके हाइलाइट्स पढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन, ये जो
मूवमेंट था, इसके वजह से ये बहुत लोकल स्ट्रगल मूवमेंट भी हो गया बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के, जिस वजह से इस मूवमेंट को ज्यादा इनकरेजमेंट भी मिल गया, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम एक थी कि वो लोग ब्रिटिशर्स के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहे थे। तो गांधी जी को एक मौका मिल गया था कि वो इस सिचुएशन के थ्रू हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के साथ यूनाइट कर सके। तो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स क्या था इन सब मूवमेंट के दौरान? गांधी जी के साथ उन्होंने बात करी कि केम डाउन टू heavily on the protesters, voluntary cops declare illegal। इसमें उन्होंने, गवर्नमेंट तो चाहेगी नहीं कि ये सब हो, तो उन्होंने सारे चीज को इलीगल बता दिया, जो भी वॉलंटियरली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो पब्लिक मीटिंग्स थी वो सब बैन करवा दिया, जो प्रेस थे उसको भी बंद करवा दिया। तो और गांधी जी के साथ जो दूसरे लीडर्स थे जो इस प्रोटेस्ट में साथ दे रहे थे, उन सबको जेल में डाल दिया गांधी जी को छोड़ के। दिसंबर 1921 में कांग्रेस अपॉइंटेड गांधी द सोल अथॉरिटी ऑन द इशू। फरवरी 1921 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करी बारडोली से, गुजरात में। पर इन्होंने एक शर्त रखी कि गवर्नमेंट के सामने 2 शर्त रखी कि अगर ये फुलफिल हुआ तो हम ये जो डिसोबीडियंट है उसको रोक देंगे। पर गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी ये सब चीजें हो। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो भी प्रिजन में है पॉलिटिकल लीडर्स, उन सबको छोड़ दिया जाए, और जो प्रेस में जो कंट्रोल था उसको भी रिमूव कर दिया जाए। बट इस चीज के दौरान जब पर ये बहुत एक अजीब सी चीज इंसिडेंट हो गई, जिसके वजह से जो गांधी जी को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। जो इंसिडेंट था वो चौरी चौरा इंसिडेंट था। इसमें ये था कि लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने गोरखपुर जगह डिस्ट्रिक्ट थी, चौरी चौरा इंसिडेंट जहाँ पर हुआ था, 2 फरवरी को जो भगवान अहीर थे, ये एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, जिन्होंने ऐसे ही जो फूड के प्राइसेस थे हाई होने की वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट रख ली थी मार्केट प्लेस में। तो जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जो लोकल पुलिस थे वो आके इनको डांडी मार्च करती है और लेके चली जाती है। तो जब ये सारी चीजें जब लोग पीपल को पता चलता है, तो वो लोग मास मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए मार्केट में आ जाते हैं, जिसके वजह से वो लोग दुकानें वुकानें भी बंद कर देते हैं। तो जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो वो आके डांडी मार्च बहुत ज्यादा ही करती है, और जो मेन लीडर्स थे उनको लेके चली जाती है पुलिस स्टेशन। जो मॉक थी बहुत ज्यादा एंग्री हो गई इस वजह से, तो वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिसमैन सोचते हैं कि हम नॉर्मल फायर करेंगे तो ये लोग ऐसे ही चली जाएंगी। पर ये बहुत ज्यादा ही एंग्री हो गए जो मॉक के पीपल्स थे, तो उन्होंने इस सिचुएशन का छोड़ा ही नहीं, और जो भी और उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और जो भी पुलिसमैन भागने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के उसके अंदर ही डाल रही थी। तो इस वजह से बहुत मास किलिंग हुई। तो इसके कारण गांधी जी ने इस चीज को विड्रॉल करने की कोशिश करी। इसके रीजन गांधी जी का विड्रॉल का रीजन ये था कि वो नहीं चाह रही थी कि वायलेंस चौरी चौरा में हो, और जो कांग्रेस की मीटिंग्स थी बारडोली में, इन्होंने कहा कि ये भी अभी बंद कर दो, अभी जरूरत नहीं है, इतना सब चीज हो चुका है। और मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट ही कर दिया 6 साल के लिए। ये गांधी जी का एक मेन रीजन था कि इस चीज से विड्रॉल इसलिए करा था उन्होंने, क्योंकि पीपल को ये बात समझ नहीं आई कि नॉन कॉपरेशन है क्या। और सेकंड, और जो वायलेंट हुआ था, जो चौरी चौरा में जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ था, इस वजह से भी गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि और आगे ये चीज स्प्रेड हो। और सेंट्रल थीम जो खलीफत मूवमेंट था वो तो सबके दिमाग से रिमूव भी हो गया था।
और जो नवंबर 1922 को जो ऑटोमन एम्पायर थे वो भी पूरी तरह रिमूव हो गया। टर्की में एक न्यू लीडर आ गया, मुस्तफा कमल पारसे, जिसने टर्की को एक सेक्युलर स्टेट में बदल दिया और खलीफा को अबॉलिश ही कर दिया। खलीफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट में ये था कि ये पहला एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करी थी। ये एक नेशनल सेंटिमेंट से, मतलब रिलीजियस मूवमेंट था सारी कंट्री में। और थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकली एवरी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, इस सब सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, वुमेन, ट्रेडर्स, आर्टिस्ट, पीजेंट्स, सब लोग इस मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जो मीथ थी, मतलब जो चीज था जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कॉलोनियल रूल था, वो भी रिमूव ही हो गया बिकॉज ऑफ सत्याग्रह के वजह से और मास मूवमेंट की वजह से ये जो कॉलोनियल रूल था ये रिमूव हो गया। और इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि जब इतने सारे मुस्लिम कम्युनिटी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए थे, तो इसके थ्रू, मतलब जो भी ड्यू टू रिलीजन इश्यूज, ये लोग चाह सकते थे कि ब्रिटिशर्स को पूरी तरह ही रिमूव कर दे और स्वराज पा सके, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि लीडर्स लोग ज्यादा इतना इन्वॉल्वमेंट रहे नहीं। और इनिशियली मुस्लिम जॉइन रिलीजियस इशू, मतलब मुस्लिम का तो एक मेन इशू था कि रिलीजियस इशू था, क्योंकि खलीफत को रिमूव कर जाता, उनके रिलीजियस पे बात आई थी। और थर्ड रोल ये था कि जो नेशनल लीडरशिप थे वो कन्वर्टिंग, मतलब वो ऐसा कोशिश कर सकते थे कि रिलीजियस मूवमेंट को सेक्युलर मूवमेंट में कन्वर्ट कर सके, पर उन्होंने ये चीज नहीं कर पाए। हेंस इसी के वजह से ये जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन था ये कुछ ज्यादा हो ही नहीं पाया, और इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। थैंक यू। मुस्लिम लीग द मुस्लिम लीग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शुरुआत में एक राजनीतिक पार्टी थी और उपमहाद्वीप में मुस्लिम राज्य की स्थापना में सबसे फरमाश थी। भारतीय विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंडिया में एक नए नाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रूप में स्थापित रही, खासकर की दूसरी पार्टियों के साथ शामिल होकर सरकार बनाने में। स्थापना की तारीख और जगह 30 दिसंबर 1906 ढाका और बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाह, आगा खां तृतीय, ख्वाजा सलीमुल्लाह।